शहर की पतली गली हो या फिर 8 लेन का हाईवे, लोगों की छोटी छोटी सी लापरवाही कई बार बड़े हादसों को जन्म दे जाती है। राजस्थान के चुरू में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां सड़क पार कर रहे बाइक सवार युवक एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। सामने सामान ढोने वाली गाड़ी थी, जिसकी वजह से ट्रक नहीं दिखा। बाइक सवार सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। ट्रक इतनी रफ्तार में था कि ट्रक बाइक सवार युवकों को कुचलते हुए निकल गया। जबरदस्त टक्कर के बाद दोनों ही युवक सड़क पर तड़पने लगे। आसपास मौजूद लोग तुरंत घायलों की तरफ दौड़े और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सड़क पर जानलेवा लापरवाही की एक और तस्वीर केरल के पट्टनमथिट्टा से भी सामने आई, जहां पर एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने एक स्कूटर सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस खौफनाक हादसे से स्कूटर सवार की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे का एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया। सफेद रंग की पिकअप वैन ने रोड क्रॉस कर रहे स्कूटर सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कूटर सवार वीडियो में दिखा ही नहीं, सिर्फ उसका हेलमेट जमीन पर गिरता दिखाई दिया। हादसे के चंद सेकंड पहले तक सब ठीक था। सामने की ओर खड़ा स्कूटर सवार पेट्रोल भरवाने के लिए पंप जाना चाहता था और रोड पार करने की कोशिश में था। जब उसे सब ठीक दिखा तो उसने स्कूटर घुमाया, लेकिन तभी तेज रफ्तार पिकअप आई और उसे रौंदते हुए चली गई। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटर सवार की मौत हो गई। केरल के कोझिकोड से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने यही कहा कि मौत को छूकर बच्ची लौट आई है। हादसा कोझिकोड के कोडियाथुर इलाके में हुआ। जहां 3 साल की एक बच्ची चलती बस के नीचे आने से बाल बाल बची। एक बार को तो ऐसा लगा कि ये बस बच्ची को कुचल देगी, लेकिन बस के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई। ड्राइवर ने बस को किनारे लिया और ब्रेक लगा दिया। ये बच्ची अपने परिवार के साथ एक ऑटो रिक्शा से अस्पताल पहुंची थी। जैसे ही ऑटो रुका, उसकी मां दूसरी तरफ चली गई, जबकि पिता ऑटो चालक को किराया दे रहे थे। इसी दौरान बच्ची अचानक दौड़ते हुए सड़क पार करने लगी। ठीक उसी समय एक बस तेजी से आई। बस ड्राइवर ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत ब्रेक लगा दिया, जिससे बस बच्ची के बिल्कुल करीब आकर रुक गई और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। ये वीडियो हर अभिभावक के लिए चेतावनी है कि वो अपने बच्चों को सड़क पर अकेले न छोड़े। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जगतपुरा इलाके में चलती कार में अचानक से आग भड़क गई। बताया गया कि इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से ये आग लगी, जिसके बाद आग तेजी से फैली और कुछ ही सेकंड में कार धू धू कर जलने लगी। कार से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। यह हादसा बीच सड़क पर हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। अच्छी बात ये रही कि कार में आग भड़कते ही ड्राइवर गाड़ी से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। कुछ देर बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया, लेकिन आग में गाड़ी पूरी तरह जल गई। उत्तराखंड के रुड़की में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई। शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते पथराव और फायरिंग में बदल गया। इसके बाद घरों की छतों से दनादन पत्थर चलने लगे। कुछ ही देर में वहां हालात बेकाबू हो गए, क्योंकि सिर्फ छतों से नहीं बल्कि नीचे खड़े लोग भी इसका जवाब पत्थरों से दे रहे थे। किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद बात इतनी बढ़ गई कि नौबत फायरिंग तक आ पहुंची। दोनों तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। दोनों ही पक्षों से तहरीर लेकर पुलिस आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इसमें जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति वैली की बर्फीली वादियों से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देख एनिमल लवर्स मंत्रमुग्ध हो गए। इस वीडियो में स्नो लेपर्ड का पूरा परिवार चहलकदमी करता दिखा। इस वीडियो को बीआरओ ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में पहली बार 3 स्नो लेपर्ड दिखाई दिए, जो बर्फीली पहाड़ियों में घूम रहे थे। स्नो लेपर्ड को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है, क्योंकि ये पत्थरों और बर्फ में इस कदर घुल मिल जाते हैं कि इन्हें देख पाना लगभग असंभव होता है। और यही वजह है कि 43 सेकंड के इस वीडियो ने सबका दिल जीत लिया। बीआरओ ने इस वीडियो के जरिए एक मैसेज भी दिया।
उन्होंने बताया कि सड़कों का निर्माण और प्रकृति का संरक्षण एक साथ संभव है। महाराष्ट्र के सांगली में गुस्साई भीड़ एक टोयोटा इनोवा कार को तोड़ती दिखाई दी। बताया गया कि तेज रफ्तार कार ने भीड़ भाड़ वाले बाजार में कई लोगों को टक्कर मारी थी। बेकाबू कार के कोहराम का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सफेद रंग की इनोवा कार भीड़ भाड़ वाली सड़क पर गाड़ियों को रौंदते हुए चल पड़ी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने कार को रोका और तोड़फोड़ शुरू की। कोई ईंट से कार के शीशे तोड़ रहा था तो कोई हाथ से ही कार के रिव्यू मिरर उखाड़ता दिखाया। कुछ लोग तो कार के बोनट पर चढ़ गए और पैरों से ही शीशे तोड़ने लगे। इस बीच कुछ लोग इनोवा चला रहे ड्राइवर को भी पीटते दिखाई दिए। लोगों का गुस्सा थमा तो कार की हालत ऐसी हो चुकी थी। बताया गया कि कार की चपेट में आकर कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। देहरादून के मछली मार्केट में आज एक ऐसी बर्बर वारदात हुई जिसने देवभूमि को दहला कर रख दिया। एक तरफा इश्क में पागल एक सनकी ने बीच बाजार बहुत बेरहमी के साथ एक 23 साल की युवती की गला काटकर हत्या कर दी। घटनास्थल की जो तस्वीरें सामने आई वो इतनी खौफनाक है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। 23 साल की गुंजन हर रोज की तरह नौकरी पर निकली थी। उसे क्या मालूम था कि रास्ते में आकाश नाम का दरिंदा हाथ लगाए बैठा उसका इंतजार कर रहा है। गुंजन जैसे ही मछली बाजार पहुंची, सनकी आकाश ने धारदार चॉपर से उस पर हमला कर दिया। ये सब कुछ बीच बाजार भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुआ। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही आकाश ने गुंजन का गला रेत डाला। गुंजन की गर्दन से खून की नदी बह निकली। लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि गुंजन और आकाश पहले दोस्त थे, लेकिन कुछ साल पहले आकाश की शादी होने के बाद गुंजन ने उससे दूरी बना ली। आकाश को ये दूरी पसंद नहीं आई और वो लगातार गुंजन का पीछा करता रहा। गुंजन के घर वालों की शिकायत है कि आकाश कुछ दिनों से गुंजन को धमकियां भी दे रहा था। 2 दिन पहले ही गुंजन ने पुलिस में आकाश के खिलाफ शिकायत भी की थी, लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन पुलिस में शिकायत होने से आकाश बौखला उठा और इसी बौखलाहट में उसने दफ्तर जा रही गुंजन की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आकाश शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। दिन दहाड़े हुई हत्या से बौखलाए इलाके के लोगों ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर पुलिस ने पहले ही एक्शन लिया होता तो गुंजन जिंदा होती। इस बीच ट्रक के कोहराम के सामने आए एक वीडियो ने लोगों के होश उड़ा दिए। एक टोल प्लाजा पर बेकाबू ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी और इस खौफनाक घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। ट्रक ने टोल प्लाजा पर खड़ी कई गाड़ियों को बुरी तरह रौंद दिया। ये वीडियो नागपुर के नेशनल हाईवे 44 पर स्थित एक टोल प्लाजा का बताया जा रहा है। ट्रक के केबिन कैमरे में ट्रक ड्राइवर को ट्रक भयानक तरीके से दौड़ाते हुए देखा जा सकता है। ट्रक में ड्राइवर के बगल में बैठा एक शख्स ट्रक ड्राइवर से रफ्तार धीमी करने को भी कहता है। लेकिन ट्रक ड्राइवर किसी की नहीं सुनता। वो डिवाइडर को टक्कर मारते हुए ट्रक को टोल प्लाजा की तरफ ले जाता है और वहां खड़ी कई गाड़ियों को जबरदस्त टक्कर मारता है। इस भयानक टक्कर के बाद ट्रक ड्राइवर और उसके पास से बैठा शख्स भी घायल हो जाता है। इस हादसे के बाद टोल प्लाजा पर अफरा तफरी मच जाती है। बताया गया कि टक्कर के सामने डिवाइडर पर खड़े शख्स समेत कई लोगों को गंभीर चोट आई है। आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा की शुरुआत हुई, लेकिन राहुल गांधी ने जब डोकलाम में चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया तो हंगामा हो गया। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। राहुल गांधी अपने साथ कुछ पन्ने लेकर आए थे। इनमें सबसे ऊपर वाले पन्ने पर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की तस्वीर लगी थी और उनकी तस्वीर के साथ उनका एक बयान छपा था। राहुल ने पहले शुरुआत में कहा कि नरवणे का ये बयान एक किताब में छपा है। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book,
The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. सत्ता पक्ष ने सवाल उठाया कि जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई उसका जिक्र क्यों किया जा रहा है। यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। राहुल अपनी बात पर अड़े रहे, जिसके चलते कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। राहुल गांधी ने जिस वक्त चीन की घुसपैठ का मुद्दा उठाया, उस वक्त लोकसभा में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। अमित शाह भी कई बार अपनी कुर्सी से खड़े हुए और राहुल गांधी को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. राहुल गांधी हर हाल में पूर्व आर्मी चीफ के बयान को लोकसभा में पढ़ना चाहते थे, लेकिन सत्ता पक्ष इसके औचित्य पर सवाल उठा रहा था। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई। किताब के दावे पर सवाल उठे तो कांग्रेस के नेता मैगजीन का हवाला देने लगे। इस पर भी अमित शाह ने सवाल उठाया। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। इसके बाद स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए राहुल गांधी को बात रखने से रोकने की कोशिश की। इन सदन की नियम और परंपराएं हैं। स्पीकर साहब मुझे बोलने दीजिए। अखबार की कटिंग पर सर, अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। उधर राहुल नरवणे के बयान को 100% प्रमाणित बता रहे थे। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नरवणे जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। राहुल गांधी के इस बयान पर सदन में एक बार फिर हंगामा हुआ। विपक्ष जहां इसे देश के लिए जरूरी मुद्दा बता रहा था, तो वहीं सत्ता पक्ष नियमों का हवाला देते हुए सवाल उठा रहा था। कुल मिलाकर 2 बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई और तीसरी बार जब हंगामा बढ़ा तो कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। सवाल किताब पर था तो राहुल ने अपनी बात बदल दी और किताब की जगह मैगजीन का जिक्र करने लगे, जिस पर फिर से रक्षा मंत्री ने सवाल उठाए। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। राजनाथ सिंह की बात पर अखिलेश यादव खड़े हो गए। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। हंगामा होता रहा और सत्ता पक्ष नियमों का हवाला देता रहा। नियम से बहस होना चाहिए ना, सदन नियम से चलता है, सिस्टम है। हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यहाँ किसी के मनमानी से सदन नहीं चलेगा। नियम को लेकर संसद में इतना हंगामा हुआ कि कई सांसद नियम वाली किताब खोलकर बैठ गए और पन्ने पलटते दिखाई दिए। बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में इंसाफ की मांग को लेकर दिल्ली से पटना तक राजनीति कर पटना में विधानसभा के बाहर और दिल्ली में संसद के बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष के नेता पोस्टर लेकर उतर गए और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मामले की जांच की मांग कर रहे थे। बिहार की नई एनडीए सरकार का पहला बजट सत्र शुरू होते ही कांग्रेस ने महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर मोर्चा खोल दिया है। सदन में चर्चा हो, बिहार में पुलिस प्रशासन फेल है और सरकार भी फेल है। सीपीआई-एमएल ने भी बैनर पोस्टर लेकर विधानमंडल में प्रदर्शन किया है। इस मुद्दे पर आरजेडी भी हमलावर है। दिल्ली में संसद के बाहर आरजेडी सांसदों ने पोस्टर लेकर विरोध किया। सरकार को पर्दाफाश करेंगे। नीतीश कुमार जी बोलते थे कि 12 बजे रात को महिलाएं सुरक्षित है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लेकिन बिहार में जो घटना घटी है, मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं। विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी के विधायक ने कहा, कोई भी आरोपी नहीं बचेगा। देखिए, कोई लिपापोती नहीं होना है और अगर लिपापोती की मंशा रहती तो सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली में थी। एसआईआर के मुद्दे को लेकर वो चुनाव आयोग के पास पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। ममता बनर्जी के पहुंचने से पहले ही चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल और आरएएफ की तैनाती की गई थी। इस 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी भी शामिल थे।
इसके अलावा ममता बनर्जी उन लोगों को लेकर भी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची थी जिनके वोट SIR प्रक्रिया के दौरान कटे। ममता बनर्जी का दावा है कि जानबूझकर कई लोगों के वोट काटे गए जिससे आने वाले चुनाव में TMC को कमजोर किया जा सके। हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स MP थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है। दावा किया गया कि जिन BLOs की मौत हुई उनमें से कई BLO के परिवार वालों के नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिए गए। TMC का शुरुआत से यही कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो SIR की प्रक्रिया की गई वो पक्षपातपूर्ण और ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित रही। ममता बनर्जी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान बंगाल अस्मिता का मुद्दा उठाने की भी कोशिश की। ममता बनर्जी ने कहा कि जब गृह मंत्री बंगाल जाते हैं तो रेड कारपेट से उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन जब वो दिल्ली पहुंची हैं तो ब्लैक कारपेट पर उनका स्वागत हुआ है। ममता बनर्जी जिस बंग भवन में रुकी थी वहां से वो बाहर निकली और बंग भवन के बाहर की सुरक्षा का मुआयना करने लगी। कोई सुरक्षा दिल्ली पुलिस किसी को नहीं दे सकता है। दिल्ली तो एक जमींदार का जमींदारी चल रहा है, दिल्ली में जमींदारी चल रहा है, गरीब लोगों को लिए कोई जगह नहीं है। TMC आरोप लगा रही थी कि जो लोग ममता बनर्जी के साथ आना चाहते थे उन्हें पुलिस के जरिए परेशान करने की कोशिश की गई। ये मुद्दा TMC सांसद ने संसद में भी उठाया। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि बंग भवन पर सिर्फ सुरक्षा बढ़ाई गई थी, किसी की आवाजाही पर रोक नहीं लगाई गई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। इसके बाद 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, पथराव हुआ, आगजनी और फिर कर्फ्यू जैसे हालात बन गए। इस विवाद की शुरुआत मारपीट से हुई। मंदिर को खंडित करने के आरोपी आरिफ ने जेल से छूटने के बाद कुछ ग्रामीणों से मारपीट की। आरिफ ने मारपीट के कई वीडियो बनाए जिसमें वो अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को पीटता दिखा। आरिफ ने वीडियो वायरल की तो आक्रोश बढ़ा। मामले ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। ग्रामीणों का आक्रोश इतना बढ़ा कि ग्रामीण आरिफ को ढूंढने लगे। अब ये मामला पूरी तरह से सांप्रदायिक रूप ले चुका है। मामूली विवाद हिंदू मुस्लिम के विवाद में बदल चुका है क्योंकि आरिफ ने एक ही दिन में 3 हिंदुओं के साथ अलग अलग जगह पर जाकर मारपीट की। इसीलिए दुधकैया गांव के हिंदुओं में विरोध की ज्वाला भड़क उठी है। गांव के लोग इकट्ठा हुए और आरिफ के घर तक पहुंच गए। कुछ लोगों ने आरिफ और उसके साथियों के घर में आगजनी की और जमकर तोड़फोड़ मचाई। गुस्साई भीड़ ने आरिफ और उसके 2 साथियों के मकान जला दिए। इसके बाद हालात और बिगड़ गए। इससे पहले कि टकराव और बढ़ता, पुलिस ने आरोपी आरिफ और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें आरिफ के साथ उनके 2 अन्य साथी की गिरफ्तारी हो गई है और 3 पृथक अपराध भी कायम हो गए। अभी दुधकैया गांव में कर्फ्यू जैसे हालात बने हैं। बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया। सांप्रदायिक तनाव फिर ना बढ़े, इसीलिए पुलिस लगातार इलाके में पैनी नजर रख रही है। बात करेंगे उत्तराखंड के कोटद्वार की, जहां एक दुकान के नाम पर शुरू हुआ विवाद अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। मुस्लिम दुकानदार का विरोध करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का दीपक नाम के व्यक्ति ने विरोध किया था। अब उसी दीपक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दीपक पर आरोप है कि उसने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से बदतमीजी और हाथापाई की। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ता उत्तराखंड के कोटद्वार में मुस्लिम व्यक्ति से उसके कपड़े की दुकान का नाम बदलने के लिए कह रहे थे। वहीं बीच बचाव कर रहे दीपक कर्की ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया था। साथ में अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। अगले दिन बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक को सबक सिखाने के लिए उसी की जगह पर जमा भी हुए। अब पुलिस ने दीपक पर तो मुकदमा दर्ज कर ही लिया, साथ में बजरंग दल के 2 नामजद लोग और 30 से 40 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस बनाया है। हालांकि सभी मुकदमे में जमानत ली जा सकती है। पुलिस की कोशिश थी कि किसी भी तरह से ये मामला शांत हो जाए, इसीलिए दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन बात अब उत्तराखंड से निकलकर बाहर पहुंच चुकी है। विपक्ष ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है और अब वो दीपक को देश का हीरो बता रहे हैं।
राहुल गांधी तक भी कोटद्वार का वो वीडियो पहुंचा, जिसे देखने के बाद वो कहते हैं उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। मुस्लिमों की राजनीति करने वाले ओवैसी ने भी दीपक की जमकर तारीफ की। इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। अब दीपक पर एफआईआर हुई तो बीजेपी सांसद ने कहा, कानून व्यवस्था को जो बिगाड़ने का काम करेगा उसके खिलाफ एफआईआर भी होगी। देवभूमि में धर्म के नाम पर मचे बवाल पर देहरादून से दिल्ली तक राजनीति जारी है। बिहार में आज से इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से थी, जिसके लिए छात्र छात्राओं को सुबह 9 बजे से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना था। लेकिन पटना में एग्जाम सेंटर का पता मिसमैच हो जाने से एक छात्रा समय पर नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। परीक्षा केंद्र का गेट बंद हो गया तो छात्रा गेट पीटने लगी। छात्रा रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर गेट खोलने की मिन्नतें करती रही, लेकिन गेट नहीं खुला। छात्रा परीक्षा नहीं दे पाई तो परिजनों का गुस्सा फूटा। कुछ लोगों ने एक अधिकारी की गाड़ी रोक ली और उसमें तोड़फोड़ की कोशिश की। भाग रहा है, बिना सेंटर घूम ले भाग रहा है। सेंटर घूमने फिर वही बात, शांत रहे, वो अधिकारी है। छात्रा ने अधिकारी के सामने परीक्षा दिलाने की मिन्नतें की। अभिभावकों का आरोप है कि परीक्षा कराने वाले अधिकारियों की लापरवाही से बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। पूरा मामला पटना के कमला नेहरू बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। देखिए, पटना की तरह ही बेगूसराय में भी कुछ छात्राएं परीक्षा नहीं दे पाई। वजह बस यही रही कि छात्राएं परीक्षा केंद्र पहुंचने में थोड़ा लेट हो गई। इसके बाद किसी ने गेट नहीं खोला और छात्राओं को परीक्षा केंद्र से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। रोती बिलखती छात्राओं का कहना है कि वो घर से सही समय पर परीक्षा देने निकली थी, लेकिन रिक्शा वाले ने रिक्शा धीमा चलाया और वो 10 से 15 मिनट लेट हो गई। छात्राएं परीक्षा केंद्र पर गेट पकड़कर रो रही थीं, तो सहेलियां गले लगाकर ढांढस बंधा रही थीं। कुछ देर तक छात्राएं रोती रही तो स्थानीय लोग भी भावुक हो गए। कुछ लोगों ने तो छात्राओं को परीक्षा दिलाने के लिए गेट का लॉकर तोड़ डाला। छात्राओं को स्कूल के अंदर तक दाखिल करा दिया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें परीक्षा नहीं देने दिया। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है और अब उनका साल खराब हो जाएगा। देखिए, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा की शुरुआत हो गई। अलग अलग जिलों से परीक्षा केंद्रों की तस्वीरें भी सामने आई। कहीं टीका लगाकर छात्रों का स्वागत किया गया तो कहीं पर देर से पहुंचने पर उन परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिली। कुछ ऐसी ही तस्वीरें नवादा के ज्ञान भारती स्कूल से सामने आई, जहां देर से पहुंचने पर कई छात्राओं को अंदर जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद ये छात्राएं दीवार फांदकर अंदर आने लगी। वहां मौजूद लोगों ने भी दीवार फांदने में इन छात्राओं की मदद की। इस बात की जानकारी जैसे ही वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को लगी, उन्होंने लाठी भांजते हुए लोगों को वहां से खदेड़ दिया। छात्राओं के दीवार फांदने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आई और 14 लड़कियों को पकड़ लिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन कार्यक्रम में एक भावुक और दिल को छू लेने वाला दृश्य देखने को मिला। सीएम योगी जब लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, तभी एक छोटी मुस्लिम बच्ची ने सीएम योगी से गुहार लगाई। छोटी बच्ची ने सीएम योगी से नर्सरी में एडमिशन कराने की गुहार लगाई। क्या है बताओ? एडमिशन कहाँ? बच्चे की गुहार सुनकर सीएम योगी ने उससे बहुत स्नेहपूर्वक बात की। कौन क्लास में एडमिशन चाहिए? नर्सरी। स्कूल जाएगी, पढ़ेगी? बच्ची ने पूरे आत्मविश्वास और मासूमियत के साथ सीएम योगी को एक कविता भी सुनाई। शेर बच्चे शेर बच्चे शेर बच्चे हैं, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हम दिल के सच्चे हैं। कविता सुनकर सीएम योगी गदगद हो गए। सीएम योगी ने बच्ची को चॉकलेट दी और फिर संबंधित अधिकारियों को बच्ची का एडमिशन कराने के निर्देश दिए। उनका एडमिशन करवा देना, एडमिशन कराओ उसका। यूपी के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से निलंबित अलंकार अग्निहोत्री ने
SC/ST एक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने काशी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। अलंकार अग्निहोत्री शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से आशीर्वाद लेने पहुंचे तो तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। शंकराचार्य ने अलंकार अग्निहोत्री को माला पहनाई और आशीर्वाद दिया। इस मुलाकात के बाद उन्होंने सरकार में SC/ST एक्ट वापस लेने की मांग कर डाली। 6 फरवरी तक उनको पास करना है। आपको ये SC/ST का बिल है उसको रिपील करना। जैसे रिपील करेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं, रिपील नहीं करते हैं तो पूरा आंदोलन है। 7 तारीख को हम दिल्ली कूच कर रहे हैं। पूरा जो राष्ट्र के जितने भी अलग अलग संगठन है। अलंकार अग्निहोत्री ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो पीएम मोदी और अमित शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। इस बयान के बाद यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अलंकार अग्निहोत्री को समाजवादी पार्टी का मोहरा बता दिया। आपको पता है ना कि माता प्रसाद पांडे से कौन बात किया था? आप बताओ, बात कौन किया था? खाली सवाल पे सवाल करना तो जानते हो, अंदर देखो क्या हो रहा है। इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर यह है कि भारत पाक मैच को लेकर पीसीबी ने आईसीसी को अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। सूत्र ये बड़ी खबर दे रहे हैं, मैच नहीं खेलने की जानकारी अभी नहीं दी गई है और यहां पर इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि पाकिस्तान के भारत के खिलाफ खेलने का विकल्प अभी खुला हुआ है। वो आखिरी समय तक अपना फैसला बदल भी सकता है। राजस्थान के जैसलमेर से चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। चोर घर में रखे कीमती सामान तो चुरा ले गए, लेकिन जाते जाते मकान मालिक के लिए कुछ मैसेज छोड़ गए। चोर घर में घुसा, चोरी की, एक लैपटॉप, एक टीवी, 2 शर्ट, एक जीन्स और परफ्यूम चुरा कर ले गया। चोरी के बाद उसने कुछ मैसेज भी लिखे, कुछ पेपर पर, कुछ दीवार पर और वो भी लिपस्टिक से। चोरी के बाद चोर ने दीवार पर लिपस्टिक से लिखा, सॉरी, थाने के चक्कर काटने से वक्त बर्बाद होगा बिहारी बाबू। चोर ने एक पेज पर लिखा, ऐसे घर में दारू रखोगे तो साथ में आलू की चिप्स जरूर रखना बिहारी बाबू। दूसरे पेज पर चोर ने लिखा कि अगर पुलिस में तूने शिकायत की तो समझ लेना मेरा तू बहुत बड़ा दुश्मन होगा, नहीं तो तू मुझे भूल जा, मैं तुझे भूल जाऊंगा। देखा ये चीजें है और उन्होंने दीवारों पे बहुत सारे नोट्स वगैरह लिखे हैं और कुछ लिख के भी गया कागज पे भी। चोरी की वारदात के बाद पूरे इलाके में चोरी हुए सामान की कम और चोर के लिखे मैसेज की ज्यादा चर्चा हो रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर चोर की तलाश तेज कर दी है। गुजरात के सूरत में नो पार्किंग पर खड़ी गाड़ी को पुलिस वालों ने उठाया तो गाड़ी का मालिक भड़क गया। उसने बीच बाजार एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले के साथ मारपीट की। उसने ट्रैफिक पुलिस वाले को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उन्होंने उसकी गाड़ी उठा ली, जबकि बताया जा रहा है कि गाड़ी नो पार्किंग जोन में ही खड़ी थी और नियम के तहत पुलिस वाले उस गाड़ी को टो करके ले जा रहे थे। अपनी गाड़ी को टो होता देख गाड़ी का मालिक सुनील मिस्त्री इस कदर भड़का कि उसने पुलिस वाले से ही मारपीट कर गाड़ी के मालिक को गुंडागर्दी की सजा मिलने में भी देरी नहीं हुई। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला फिर से गर्मा गया है। अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने की कोशिश की। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर अभ्यर्थियों ने लखनऊ की सड़कों पर जमकर बवाल काटा। अभ्यर्थियों ने पोस्टर पर लिखा था, आरक्षण पीड़ित की यही पुकार, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कराए सरकार। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम के आवास की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में खड़ी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की हुई, लेकिन पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर गाड़ी में भर दिया। सुप्रीम कोर्ट से कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम लोग 4 साल से परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए सर, यूजीसी में कोई विरोध नहीं, आराम से विरोध हो रहा था, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं। इसमें देखिए हम लोग की बात सुनने तक कोई नहीं आ रहा है। प्रदर्शनकारी सुबह से ही जुटना शुरू हो गए थे, लेकिन संख्या कम होने की वजह से पुलिस उन्हें ऐसे ही टांग ले गई। महिला अभ्यर्थियों को भी पुलिस पकड़ कर हटाती दिखी। हमको अपनी बात नहीं कहने दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 23 डेट लग चुकी है। 23 डेट में अभी तक सरकार ने अपनी तरफ से पैरवी करने के लिए कोई अधिवक्ता नहीं भेजा है। यूपी के नोएडा में कार सवार युवकों का महिलाओं को अश्लील इशारे करना महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और 2 युवकों को गिरफ्तार किया। सामने आए वीडियो में लाल कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा युवक पास से गुजर रही दूसरी कार में बैठी महिलाओं को अश्लील इशारे करता दिखाई दिया। बताया गया कि यह घटना नोएडा के परथला पुल की है, जहां एक गाड़ी में एक परिवार जा रहा था। तभी पीछे से दूसरी गाड़ी आई जिसमें आगे 2 युवक बैठे हुए थे। पास आते ही ड्राइविंग सीट पर बैठा युवक ने महिलाओं की ओर अश्लील इशारे किए।
आरोप है कि आरोपियों ने काफी देर तक महिलाओं का पीछा भी किया। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।